2 प्रश्नावली 1.2 की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। पहला, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने से पहले मैं ये देखो, कोई भी संख्या लगभग 50 तक याद होना चाहिए भाई। ये अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद में अपने आगे 37, 39, 41, 43 और 47, ये 50 तक अपनी अभाज्य संख्या है। ये अब इसका जब भी अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करूँ तो सबसे पहले छोटी संख्या है उसका भाग लगा के देखें। अगर भाजकता के नियम नहीं आते तो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा इसका, जो भाजकता के नियम सारे करवा दूंगा। दूसरी, अगर यहाँ से फर्स्ट है, जब भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना हो तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट है, 140 को अभाज्य की संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 में सबसे पहले जब भी इकाई का अंक क्या है, यहाँ 0 है, 0 और सम संख्या हो तो सबसे पहले भाग किसका जाएगा, 2 का। तो 2 का जाने पर 70 आएगा, फिर 2 का जाएगा क्या आएगा, 35। अब देखो, अब इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 5। तो 5 में किसका जाएगा, सिर्फ 5 का, तो क्या आएगा 7, और लास्ट में किसका जाएगा 7। तो 140 को किस संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ये सारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट देखो, 156 को, दूसरा पार्ट इसका 156 को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। 156, तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2। 2 का भाग जाने पर इसमें आएगा 78, फिर 2 का जाएगा तो 39, फिर का किसका जाएगा, 3 का, 13 आ गया, फिर 13 का जाएगा, और यह तो 156 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। और इसका तीसरा पार्ट 38, 25, इसका तीसरा पार्ट है 3825। अब देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो सबसे पहले इसमें भाग किसका लगाना है। जब भी देखो, अगर 2 का तो नहीं जा रहा क्योंकि ऐसा में संख्या नहीं है। अब देखो 3 का जाएगा, 3 का भाजकता का नियम क्या होता है, इन सब अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18, 18 अगर 3 के पाड़े में आ रहा है ना तो इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दिया 21 और 5 दिया 15, फिर से 3 का जाएगा, फिर से 3 का जाएगा तो 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 5 दिया 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा इसमें किसका, 5, 8 पंजे 40 और 5 पंजो 25, फिर से 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया यहाँ 1 का 7 पंजे 35, फिर लास्ट में किसका जाएगा, 17 का, और 1। 38, 25 को अभाज्य संख्याओं के रूप में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। तीसरी, इसका तीसरा पार्ट, अब इसका तीसरा पार्ट देख, अगला पार्ट है 5005 को इस लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 5005 को, तो सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, इकाई का अंक क्या है, 5। 3 का तो नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 का एक दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 3 के पाड़े में नहीं है तो नहीं जाएगा। तो अब इसमें किसका जाएगा, 5 का, तो 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। उसके बाद में इसमें किसका जाएगा, 7 का, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दिया 21। उसके बाद में इसमें 143 में किसका जाता है, 11 का, 11 एकम 11, 11 दिया 33, और लास्ट में क्या है, 13, 13 एकम 13।
तो 5005 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। लास्ट इसका 5वां पार्ट क्या है, 5वां पार्ट है संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है किसको, यहाँ से क्या आएगा 437। उसके बाद में जाएगा 19 का भाग लगाएंगे तो 19, यहाँ से आएगा क्या 23 और लास्ट में किसका जाएगा 23। तो इस संख्या को 17, 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या 17 गुणा में 19 गुणा में 23। उसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा में LCM में होता है। तो देखो पहले जब भी HCF और LCM किसकी सहायता से ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। जब भी दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, दूसरे का पहला, इसमें देखो पहला है 26 और 91 का निकालना है। 26 और 91 का, 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्या हो गया 2, किस में क्या आएगा 13 और लास्ट में 1 आ गया। 91 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा स्टार्टिंग में 7 का, 7 13 7 91, तो लास्ट में किसका जाएगा 13। अब जब 26 को क्या निकल 2 गुणा में 13 और 91 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा में 13। जब भी HCF निकालना है तो कॉमन पार्ट को देखते हैं, जैसे 13 इसमें भी आ रहा है 13 इसमें भी आ रहा है, तो HCF तो हो गया इसका 13। दूसरा अगर LCM निकालना हो, LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बाकी बच के HCF आ गया, बाकी जो गुणनखंड बचे 4 और 2 और 2 गुणा में 7, तो इसका LCM क्या आएगा, इसका LCM आएगा 182। इसका दूसरा पार्ट, देखो दूसरा पार्ट है 510 और 92 का LCM। हाँ, इसकी सत्यता की जांच करनी है। पहले पार्ट में इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए कोई भी संख्या का गुणनफल दिया हो, जैसे मान लो A गुणा में B किसके बराबर होगा, HCF ऑफ AB गुणा में LCM ऑफ A और B के। अब इसका HCF अपने पास आया है, HCF तो अपने पास आया 13, HCF क्या है इसका 13 और LCM क्या है 182। संख्याएं अपने पास क्या है 26 गुणा में 91 बराबर है 13 गुणा में 182। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो यहाँ से आएगा 2366। अगर इसका भी गुणा करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 23 गुणा में 23 और 2366। इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट इसका है 510 और 92 का, 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है और सत्यता की जांच करनी है। तो इसका पहले तो 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, सबसे पहले भाग किसका जाएगा 2 का लगाएंगे तो 2 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर से 2 का क्या आएगा 13 और 1। उसके बाद में अगर 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 2 का लगाएंगे तो 4 2 दूनी 4, बच गया क्या 1 5 दूनी 10, 1 बचा 5। अब किसका जाएगा 5 का लगा, 10 और 2 12 3 का जाएगा, 3 का 8 24, 1 5 15 85 आ गया। उसके बाद में किसका जाएगा 5 आएगा 17 1। अब 92 को इसे लिख सकते 2 गुणा में 13 और 510 को क्या लिख सकते 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। अब इसमें कॉमन पार्ट देखना, 2 इसमें है 2 इसमें, बाकी कुछ कॉमन है नहीं, तो HCF क्या आ गया 92 510 का
आ गया 2। अब अगर एलसीएम निकालना है तो बाकी बच गया एलसीएम क्या आ गया एलसीएम, तो 2 तो एचसीएफ है, गुणा में बाकी जो गुणनखंड बचे लिख दो 13 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। तो इसका एलसीएम आएगा इसका 23,460। सत्यता की जांच वही है, एलसीएम ए गुणा में बी किसके बराबर आना चाहिए, ए गुणा में बी किसके बराबर आना चाहिए, एलसीएम गुणा में एचसीएफ के। एलसीएम क्या है अपने पास ए गुणा में बी, पहले तो 92 का भी गुणा किसके साथ करना है 510 के साथ। एचसीएफ के 2 एलसीएम क्या है 23,460 गुणा करके देखोगे तो बराबर आएगा। तीसरा पार्ट एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इसका 336 और 54 का। अगर यही है 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, अभाज्य सबसे पहले 2 का 27 आएगा, फिर 3 का 9, 3 का 1 और 336 के सबसे पहले 3 का 1 और 2, उसके बाद में 3 का जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा नहीं, पहले 2 का लगाओ, 2 का जाएगा 6 दूनी 12 और 1 बच गया 8 दूनी 16, फिर से 2 का 8 दूनी 16 4, फिर 2 का लगाएंगे तो क्या आएगा 4 2 42, फिर से 2 का 21, फिर 3 का 7 और लास्ट में किसका जाएगा 7 का। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड तो अपने पास है कि 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। अब इसमें कॉमन देखना है, कॉमन अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ 2 इसमें है 2 इसमें है, एक तो ये कॉमन फैक्टर आ गया, दूसरा 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। तो एचसीएफ तो क्या आएगा अपने पास 2 गुणा में 3 यानी 6। एलसीएम क्या आएगा 6 तो एचसीएफ है, बाकी बचे इसमें 2 गुणनखंड बच गए 3 और 3, तो ये लिख दो 3 गुणा में 3, बाकी इसमें कितनी बार है 2 की घात 3 गुणा में 7। इसका एलसीएम आएगा आपके पास 3000 इसका एलसीएम आएगा 3024। और वही है सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच बता दी है मैंने कैसे करनी है, तो वो आप कर लेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो अभाज्य तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, तीसरे का पहला पार्ट, तीसरे का अगर फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 12 15 और 21, 12 15 और 21, जब अभाज्य गुणनखंड तो पहले वही 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या आएगा 2 4 किसमें जाएगा 6, फिर 2 3 और 3, 15 के इसी प्रकार 15 के 3 5 और 5 और 1, इसी प्रकार 21 के निकालने 3 7 7 1। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुणा में 5 और 21 के 3 गुणा में 7। तो कॉमन देखना एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ 12 15 और 21 का क्या आएगा 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो 3। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या आएगा 3 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, 3 दूनी 6 दूनी 12 12 पंजे 60 7, तो एलसीएम क्या आ गया इसका 400।
20। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है 17, दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और क्या बच गया 29। जब भी देखो यहाँ तीनों अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो जब भी सारी अभाज्य संख्या होना तो इसका HCF हमेशा क्या आएगा, HCF क्या आएगा हमेशा 1। और LCM क्या होता है, LCM 17 गुणा में 23 गुणा में 29। LCM इसको आपस में गुणा कर देना, इसका LCM में आ जाएगा। इसका LCM होगा 11,339। तीसरा पार्ट इसका क्या है तीसरा पार्ट 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। इसमें एक कंसेप्ट और है, देखो यहाँ लगातार कोई भी लगातार धनात्मक पूर्णांक होना उसका HCF हमेशा क्या आता है 1। जैसे 2 और 3 का HCF क्या आएगा 1। 7 और 8 का भी HCF क्या आएगा 1। तो इसका भी आप HCF निकाल के देखो, जैसे 8 के अभाज्य गुणनखंड किए 2, 4, 4, 2, 2 और 1। और 9 के करेंगे तो क्या आएगा 3 गुण 3, 3 और 1। 25 के गुणेंगे तो 5, 5 और 1। यानी 8 के हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा में 3। और 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा में 5। तो इसमें कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, कॉमन लास्ट में क्या है 1। तो इसका HCF क्या आएगा 1। LCM क्या आ रहा है बाकी सब 8 को किससे गुणा करना है 9 को किससे गुणा करना है 25 से। तो गुणा करके लिख देना इसका LCM जो भी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है HCF। चौथा क्वेश्चन क्या है HCF दे रखा है, HCF ऑफ 306 गुण और 657 का क्या दे रखा है 9 दिया। LCM ज्ञात करना है, LCM ऑफ 306 गुणा 657 ये निकालना है। तो एक मैंने पहले भी बताया 2 संख्याएं दे रखी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किस HCF गुणा में LCM, HCF गुणा में LCM। अब 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं कौन कौन सी है, पहली तो 306, दूसरी है 657। तो दोनों संख्याओं का 306 गुणा में 657 किसके बराबर होगा HCF गुणा में LCM। HCF अपने को दे रखा है, HCF क्या है 9। तो LCM निकालना है तो LCM किसका निकल जाएगा 306 गुणा में 657 का। तो LCM क्या आएगा 306 गुणा में 657 बट्टे 9। 306 गुणा में 657 बट्टे 9। तो इसका अगर भाग दे के देखोगे तो इसका LCM आएगा, LCM कितना आएगा 22,338। 22,338। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो अगर 0 किसी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना हो, यहाँ से देखो किसी संख्या को जब भी 0 पर समाप्त होना होता है ना तो कम से कम इसमें एक बार 10 गुणनखंड में 10 आना चाहिए। यानी 10 का मतलब क्या 2 गुणा में 5। जब भी इसके फैक्टर करो ना तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुणा में 5 आना चाहिए, वही संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यही बात लिखनी है। यदि कितने नंबर क्वेश्चन है ये अपना 5 नंबर। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना
चाहती है तो समाप्त होना चाहती है तो उसमें 10 का भाग पूरा धनांश उसमें 10 का भाग पूरा जाना चाहिए। उसमें किसका भाग जाना चाहिए? 10 का भाग पूरा जाना चाहिए। यानी 10 का भाग जाना चाहिए, यानी कम से कम एक बार 2 गुणा में 5 आना चाहिए। अब 6n में देखो, 6n में क्या हो रहा है? अगर 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा में 3 की घात n। ना तो यहाँ दो तो है, पर यहाँ क्या है? 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ लिख दो, इस 6n में 5 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसका लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखो, व्याख्या करनी है। व्याख्या कीजिए। 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या दे रखी है, और 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। क्यों? देखो संख्याएं हैं, एक तो होती है भाज्य संख्या और दूसरी कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं। दूसरी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की बात करते हैं। एक अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड, जैसे 23 एक अभाज्य संख्या, इसमें या तो 1 का भाग जाएगा या इस खुद 23 का ही भाग जाएगा। भाज्य इसके कोई गुणनखंड 23 गुणा में 1 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते? 23 गुणा में 1। इसी प्रकार 29 एक अभाज्य संख्या, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 29 गुणा में 1। अभाज्य संख्या वो संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाए और किसी संख्या का भाग ना जाए। दूसरी है भाज्य संख्या जैसे 4 एक भाज्य संख्या, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, 2 गुणा में 2। जैसे 6 एक भाज्य संख्या, तो इसको क्या लिख सकते? 3 गुणा में 2। इसी प्रकार ये दर्शाना भी ये भाज्य संख्याएं है या नहीं है। तो पहली संख्या देखो, 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13। देखो यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ गुणा में 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन निकालो। 13 7 गुणा में 11 प्लस 1, 11 7 क्या हो गया? 11 7 कितना होता है? 77 प्लस 1 78। 13 गुणा में 78। अब 78 को क्या लिख सकते हैं? 78 को 13 गुणा में 13 गुणा में 6। इसके 13 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और 1 बार क्या आ रहा है? 6। तो जब भी फैक्टर हो रही हो ना किसी संख्या, तो वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या। वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे। अब अगर इसको चेक करें तो 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस 5। अब 5 इसमें भी है और 5 इसमें, 5 कॉमन निकालो। 7 गुणा में 6 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 1 बचा। अब इसको अगर सारों को गुणा करेंगे ना, करके देखना, 1008 आएगा। 4 1 8 प्लस 1, तो 5 गुणा में 1009। तो इसमें भी 2 फैक्टर है, एक 5 है, दूसरा कौन सा है? 1009। तो ये भी अपनी क्या होगी? भाज्य संख्याएं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। जैसे कोई ये खेल का मैदान है, 7वां क्वेश्चन है। एक खेल का मैदान है, वर्ताकार है, वर्ताकार खेल का मैदान।
चारों ओर क्या किया, चारों एक वृत्ताकार पाथ है, ठीक है, ये मान लो पाथ है। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कोई सोनिया है, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, यहाँ से इसको लगते हैं 18 मिनट। और दूसरा, इसी मैदान का एक चक्कर ना रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। रवि को कितने लग रहे हैं, 12 मिनट। ये तो रवि को लग रही है और ये है सोनिया। तो अब मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी पुनः प्रारंभिक, ये देखो अधिकतम टाइम नहीं निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, न्यूनतम टाइम। यहाँ क्या निकालना है, न्यूनतम टाइम। एक बार आगे आगे पीछे, फिर क्या वो जब भी मिलेंगे वो टाइम अपने को निकालना है, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। जब भी न्यूनतम निकालना है तो क्या निकालना है, LCM। 18 और 12 का LCM निकालेंगे किसे, 12 के बजे गुणनखंड कर लो, 12 के बजे गुणनखंड जैसे, या 12 और 18 का LCM निकालना है तो सीधा ही निकाल देते हैं। 2 6 और 9 फिर 2 3 और 9 फिर 3 का 1 और 3 फिर लास्ट में 3 1 और 1 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36। तो ये बता देना भाई, वो वापस बाद में कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद। ऐसा करता हूँ, ये 1.2 आपको पूरी समझ आई होगी। और 1.3 नेक्स्ट में अभी करवा दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।